हेलो स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस जो होंगी वो बहुत अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रशांत चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस क्लास में हम एटॉमिक मॉडल का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोहर का एटॉमिक मॉडल। और उसको हम देखेंगे कि बोहर ने पहले क्या एटॉमिक मॉडल दिया, क्या कंडीशंस थी उनके मॉडल की, किस तरीके से उन्होंने रदरफोर्ड की जो एरर्स थे उनको रेक्टिफाई किया, और उन्होंने किस तरीके से इसको एक्सटेंड किया हाइड्रोजन एटम्स के लिए। और लास्ट में हम देखेंगे कि जिस तरीके से रदरफोर्ड की कुछ लिमिटेशंस थी, बोहर की भी कुछ लिमिटेशंस रही, इंस्पाइट की उन्होंने सब कुछ इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ उनकी लिमिटेशंस रह गई। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, यानी कि बोहर्स मॉडल। तो बोहर का मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स, तो पहले आपको देखनी पड़ेगी बोहर की कुछ कंडीशंस थी। बोहर ने क्या कहा, बोहर की कुछ क्वांटाइजेशन कंडीशंस थी, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस। यहां पर लिख रहा हूं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस। स्टूडेंट्स, आपको ये अगर ध्यान रहे, सिर्फ ये क्वांटाइजेशन कंडीशंस जो मैं शुरू में यूज करूंगा, अगर आपने सिर्फ इतना सा ये दो या तीन जो इसमें इक्वेशंस आएंगी, अगर इनको आपने याद कर लिया तो आप पूरा मॉडल प्रिपेयर ढंग से कर सकते हो। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशंस, तो चलिए देखिए क्या थी। आप जानते हैं कि फेलियर यहां पर क्या हुआ था। लास्ट टाइम पे मैं फेलियर से उठाता हूं। जो फेलियर था किसका, रदरफोर्ड का, वो क्या था स्टूडेंट्स? फेलियर ये था कि उन्होंने कहा था कि कोई भी रेडिएटिंग बॉडी जो होती है इस यूनिवर्स में, वो क्या करती है, एनर्जी अपनी रेडिएट करती है। अब जब वो एनर्जी रेडिएट करती है तो एक टाइम पे हमने ये देखा था कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक रेडिएटिंग बॉडी थी, एनर्जी रेडिएटिंग बॉडी थी, एसेलरेटिंग भी थी, तो वो अपनी एनर्जी जब रेडिएट कर रही थी तो एक टाइम पे न्यूक्लियस में आके गिर रही थी। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑर्बिट्स के बारे में ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस, ऑर्बिट्स के बारे में जो था वो बोहर ने बताया था। ऑर्बिट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पहले ही रदरफोर्ड दे चुके थे, लेकिन रदरफोर्ड ने गलत तरीके से उसको दिया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ में मिल सकता है। बस यही यहां पर इसी चीज को बोहर ने रेक्टिफाई किया। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि किसी भी पाथ में आपको मिलेगा। अगर ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के चारों ओर आपके पास बहुत सारे पाथ बन सकते हैं, लेकिन ऑर्बिट्स वही पाथ कहलाएंगे, ऑर्बिट वही पाथ होंगे जहां पर इस इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। तो पहली कंडीशन आपके पास बनती है बोहर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन, हालांकि आई थिंक मुझे ऐसा याद है कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी थी क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो क्या है क्वांटाइजेशन कंडीशन एंगुलर मोमेंटम की, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो इन्होंने क्या कहा, देखिए कि इलेक्ट्रॉन के चारों ओर वैसे तो आपके पास बहुत सारे सर्कुलर पाथ्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन कौन सा पाथ जो होगा वो अलाउड होगा? तो केवल वही ऑर्बिट्स अलाउड होंगे, केवल वही ऑर्बिट्स परमिट होंगे, केवल वही ऑर्बिट्स परमिसिबल होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है एमवीआर, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो किसके इक्वल होगा? होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई जो होगा। यहां एन की वैल्यू होल नंबर से बिलोंग करती है, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्वांटाइज्ड तब होगा जब वो होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई होगा। तो देखिए, ध्यान रखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर, मैं बात करता हूं सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को, एक वेव कंसीडर करता हूं लाइक दिस। ये एक वेव है, ये एक वेव है आपके पास। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, देखिए कंसीडर, ये बात करते हैं हम यहां पर कि कंसीडर ये है आपका न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर, ये न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर ये है पहला ऑर्बिट। तो इसमें ये वेव जो है वो कंप्लीटली फिट होनी चाहिए स्टूडेंट्स, लाइक दिस। इसके अंदर मैं एक वेव को फिट कर देता हूं। कंसीडर ये ही एक वेव है,
ये पूरी इसके अंदर फिट हो गई है ब्लैक। यहां पर n की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होगी। n आपके पास होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट्स कंसीडर, आपने कहा कि दो वेव्स हैं, देयर आर टू वेव्स, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं ये चीज। कंसीडर दो वेव है, ये एक वेव और ये दूसरी वेव, ये आपके पास दो वेव्स होंगी आपके पास। अब स्टूडेंट्स अगर यहां पर n की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या है, यहां तक एक वेव और यहां तक दूसरी वेव, ये जिस ऑर्बिट के अंदर आप फिक्स करोगे उसके अंदर ही फिट हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर बहुत सारे सर्कुलर पाथ होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है सभी सर्कुलर पाथ में ये वेवलेंथ फिट आ सकेगी? नहीं। तो यहां पर कैसे आनी चाहिए, ये इस तरीके से आनी चाहिए कुछ, लाइक दिस। तो इसके अंदर ही फिट आ गई है, इन्होंने एक दूसरे को ओवरलैप किया है प्रॉपरली। तो ये आपके पास सेकंड वेव है। सिमिलरली अगर आपके पास n इक्वल टू 3 हो गया स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास ये एक वेव, फिर ये दूसरी वेव, फिर ये तीसरी वेव, ये तीन वेव्स आ गई। तो इसके चारों ओर जब आप बनाएंगे एक न्यूक्लियस, जब आप बनाएंगे, पहले ये ऑर्बिट बना, इस ऑर्बिट में ये वेव जो होनी चाहिए आपके पास एक कंप्लीटली फिट होनी चाहिए, लाइक दिस, लाइक दिस, ये कंप्लीटली फिट होगी इसके अंदर। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये भी समझाया था कि ये पॉसिबल कब है। अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स एक सर्कल की, तो सर्कल के अंदर एक कंप्लीट वेव आ कब सकती है, लाइक दिस। कंप्लीट वेव इसके अंदर कब आएगी, तो ये तब आएगी जब इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर ये इक्वल होगी आपके पास n टाइम वेवलेंथ की, n टाइम वेवलेंथ की। ध्यान रखिएगा, जैसे 1 टाइम वेवलेंथ, n यहां पर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से कितनी है। जितनी ज्यादा n की वैल्यू बढ़ती रहती है, न्यूक्लियस से किसी भी पार्टिकल, किसी भी इलेक्ट्रॉन की दूरी जो होती है वो बढ़ती रहती है। तो स्टूडेंट्स अगर देखिए 2 पाई आर n लैम्डा के इक्वल है, और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू दी विक्टर डी ब्रॉयस वेवलेंथ इक्वेशन, लैम्डा इक्वल होता है h अपॉन एम वी के। इसको मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं यहां पर, तो देखिए 2 पाई आर इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, n टाइम h अपॉन m इंटू वी। सो देखिए कहने से एम वी और आर को इधर ले आता हूं और बाकी सब कुछ टर्म्स को, बाकी जितनी टर्म्स बची है उनको दूसरी साइड ले जाता हूं। सो एंगुलर मोमेंटम जो है यहां पर वो किसके इक्वल आ गया, एन एच अपॉन 2 पाई। मतलब केवल वही ऑर्बिट्स अलाउड होंगे, केवल वही ऑर्बिट्स परमिट होंगे जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल आएगी, होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल आएगी। किसका, होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, यानी कि जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ऐसी होगी 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई, 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई, 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई, केवल वही ऑर्बिट्स अलाउड होंगे। अगर किसी के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये आ जाती है 3/2 टाइम h अपॉन 2 पाई, तो ऐसा ऑर्बिट बिल्कुल भी परमिट नहीं होगा, ऐसा ऑर्बिट बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। यह है बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, पहली कंडीशन, यानी कि बोहर की एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसमें कुछ पार्ट समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है एनर्जी क्वांटाइजेशन कंडीशन। एनर्जी क्वांटाइजेशन कंडीशन, देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी ऑर्बिट्स नहीं है, ये एक स्पेशल तरह के ऑर्बिट्स है। अब देखिए इन्होंने जो लास्ट टाइम रदरफोर्ड की जो गलती थी उसको सुधारने की कोशिश की, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इन्होंने क्या कहा कि ये जो ऑर्बिट्स है वो कोई आम ऑर्बिट नहीं है, ये है आपके पास डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट्स, डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट्स, या डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट कहिए, या फिर इनको स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं, स्टेशनरी, स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या होता है स्टूडेंट्स डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट? जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज करिए स्टूडेंट्स कि सन के चारों ओर अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है,
क्या अर्थ को कोई एनर्जी दे रहा है बाहर से रिवॉल्व करने के लिए? नहीं। आप जानते हैं कि अर्थ को कोई एनर्जी थोड़ी ना दे रहा है बाहर से कि वो मूव करे। तो देखिए, अर्थ खुद व खुद अपने आप मूव कर रही है, मतलब उसका जो पाथ है वो डिस्क्रीट पाथ है, उसकी डिस्क्रीट एनर्जी है। यानी कि अर्थ तब तक अपने पाथ में घूमती रहेगी जब तक कोई बाहर से कोई और ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है और अर्थ को अपने पाथ से डेविएट नहीं करता है। तो इन्होंने कहा कि जस्ट लाइक दैट ऑफ अर्थ, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं लाइक दिस, इस न्यूक्लियस के चारों ओर जब वो घूमते हैं तो ये एक फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी एनर्जी जो होती है वो कम होती रहती है टाइम के साथ। नो, इनकी एनर्जी जो है वो ऑर्बिट्स की वो फिक्स्ड है। एनर्जी क्या है इनकी? एनर्जी है फिक्स्ड। तो ये फिक्स्ड एनर्जी पाथ में घूमते हैं। अब इनकी एनर्जी स्टूडेंट्स बढ़ या घट कर सकती है। आई होप आपको पहले डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट्स का समझ आ गया होगा कि डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट ऐसे ऑर्बिट होते हैं जिनकी एनर्जी जो होती है वो फिक्स्ड रहती है। अब स्टूडेंट्स इनकी एनर्जी बढ़ या घट कर सकती है। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, इसको हम कह रहे हैं E1, और यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि बाहर से इस इसको मैंने फोटोन की एनर्जी दे दी। इस फोटोन की एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चला गया E2 एनर्जी स्टेट में। आई होप स्टूडेंट्स आपको पता हो कि E2 की एनर्जी ग्रेटर है E1 के कंपैरिजन में। E2 को आप कहते हैं हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, या फिर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। एक्साइटेड एनर्जी स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ के किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है तो उसे कहते हैं एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। इसको आप कहते हैं लोअर एनर्जी स्टेट, या तो इसे आप कहते हैं लोअर एनर्जी स्टेट, या इसे आप कहते हैं ग्राउंड एनर्जी स्टेट। ग्राउंड एनर्जी स्टेट ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी होगी, एक्सटर्नल एजेंसी से एनर्जी मिलेगी, उस वक्त जो होगा इलेक्ट्रॉन अपना लोअर एनर्जी ऑर्बिट छोड़ के हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कितनी एनर्जी इसने यहां पर वेस्ट की है? कहना ही सही है, E2 माइनस E1 कितनी एनर्जी गेन की है? एनर्जी गेन। अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एनर्जी गेन तो किसके इक्वल होगी? E2 माइनस E1। और कहने से स्टूडेंट्स ये एनर्जी इक्वल है h न्यू के। तो ध्यान रखिएगा, ये है आपके पास बोहर की सेकंड कंडीशन कि E2 माइनस E1 ये इक्वल होती है h न्यू के। न्यू यहां होती है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी, और E2 माइनस E1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा, अगर हम फोटोन को एक वेव मान लें। फोटोन को पार्टिकल भी मान सकते हैं, फोटोन को वेव भी मान सकते हैं, आप जानते हैं अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा है। तो E2 माइनस E1 ये किसके इक्वल आ जाता है? hc अपॉन लैम्डा के। यानी कि कोई भी ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइटेड स्टेट में तब जाएगा जब वो बाहर से एनर्जी गेन करेगा। इन द सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट से, ये एक्साइटेड स्टेट से नीचे भी तो आता है, तो कंसीडर इसको वापस से नीचे आना है अपनी एनर्जी स्टेट में। तो इस वक्त इसको इतनी ही एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रेडिएट करनी पड़ेगी। सो एनर्जी गेन जितनी थी उतनी ही एनर्जी रेडिएट करेगा। तो एनर्जी रेडिएटेड कितनी होगी उस वक्त जब ये वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा? सो एनर्जी रेडिएटेड इन दैट केस विल आल्सो बी इक्वल टू E2 माइनस E1, और वो भी इक्वल होगी h न्यू या hc अपॉन लैम्डा के। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके पास एनर्जी रेडिएटेड है, पहले मैंने कैलकुलेट की थी एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी गेन। ये है सेकंड कंडीशन बोहर की, एनर्जी क्वांटाइजेशन कंडीशन। स्टूडेंट्स, इन कंडीशंस के बेसिस पे बोहर ने अपना मॉडल प्रपोज किया। तो व्हाट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल? बोहर्स एटॉमिक मॉडल है क्या? मैं यहां पर सम अप कर दूंगा सब कुछ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो पहला चीज इन्होंने बताया न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट? मैं सिर्फ यहां लिख रहा हूं, बाकी नहीं लिखूंगा, बाकी एक्सप्लेन करूंगा। इन्होंने कहा कि एक एटम जो होता है उसमें बहुत छोटा लेकिन मैसिव सेंट्रल कोर होता है, ह्यूज सेंट्रल कोर होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस को आप सन की तरह सपोज कर सकते हैं,
और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर बाहर घूम रहे होते हैं फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स में, फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स में, जिनकी एनर्जी, जिनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्हें आप समझ सकते हैं प्लैनेट्स की तरह। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है ये सेंट्रीपिटल एनर्जी, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये था पहला कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, दो कंडीशंस आपके पास दे दी है, क्वांटम की कंडीशंस। तो क्या है क्वांटम कंडीशंस? दो कंडीशंस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। इन्होंने क्या कहा कि देखिए जो आपके पास ऑर्बिट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स्ड एनर्जी पाथ में घूम रहे हैं। कैसे पाथ है? ये फिक्स्ड पाथ है स्टूडेंट्स। अगर ये फिक्स्ड पाथ है तो कहना इसे जो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, ये फिक्स्ड पाथ में अगर घूम रहे हैं तो ये कोई भी फिक्स्ड पाथ अलाउड नहीं है, केवल वही पाथ अलाउड है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो होल नंबर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई है, केवल वही ऑर्बिट्स अलाउड होंगे। देन तीसरी चीज इन्होंने कही कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो तभी जा सकता है अगर कोई बाहर से उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अपने आप ये खुद भी हायर एनर्जी स्टेट में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जिस पाथ में ये घूम रहा है वो डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट है, वहां पर एनर्जी फिक्स्ड है, उसकी एनर्जी खुदो खुद ना तो बढ़ सकती है और ना ही खुदो खुद घट सकती है। वो तभी ऐसा हो सकता है जब बाहर से कोई पार्टिकल एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे फोटोन। तो ये था आपके पास। तो इनको क्या कहा इन्होंने? स्टेशनरी ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया फ्रीक्वेंसी कंडीशन का। इन्होंने कहा कि देखिए जो भी पार्टिकल है यहां पर, यही वाला कॉन्सेप्ट है, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H इंटू न्यू। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करके नीचे की ओर आया है तो उसने जो वेव यहां पर रेडिएट की है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो E2 माइनस E1 अपॉन H। तो यहां पर वेवलेंथ की भी उसकी कैलकुलेट कर सकते हो। न्यू किसके इक्वल होता है? न्यू इक्वल होता है C अपॉन लैम्डा के। तो ये बन जाएगा E2 माइनस E1। तो यहां से आप 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हो तो ये बन जाएगी आपके पास E2 माइनस E1 अपॉन HC। दैट्स इट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये थे आपके पास कुछ कंडीशंस, ये था बोहर का मॉडल। अब स्टूडेंट्स बोहर ने इस मॉडल को किस तरीके से एक्सटेंड किया है हाइड्रोजन के लिए, अब उसको पढ़ते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बोहर का, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो चलिए देखते हैं यहां पर बोहर की थ्योरी हाइड्रोजन एटम के लिए कैसे इंप्लाई होगी। तो कंसीडर आपके पास ये है न्यूक्लियस, इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूं, इसके चारों ओर है आपके पास ये ऑर्बिट जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, कंसीडर इनके बीच का डिस्टेंस r है। अगर इसकी वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है तो आप जानते हैं यहां पर मुझे गिराना पड़ेगा टेंजेंट। इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, इसका मास जो है वो m से डिनोट करूंगा मैं। न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, आप जानते हैं, तो जिसका एटॉमिक मास मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, चार्ज रिप्रेजेंट किया है Ze से। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स अगर ये इसके चारों ओर घूम रहा है, आप जानते हैं कि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, और अगर इसको आगे की ओर ऐसे घूमते रहना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको लगती रहेगी। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स? ये इक्वल होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q1 Q2, चलिए लिख ही देता हूं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ये इक्वल होगा आपके पास 1 अपॉन, ये किसके इक्वल होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल।
तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यहां पर कैलकुलेट करने जा रहा हूं किस पाथ में, किस रेडियस में ये घूम रहा है। देखिए किस पाथ में, ये फिक्स पाथ में घूम रहा है, उसकी रेडियस कितनी है, जो पहला ऑर्बिट है वो कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां पर Q1 होगा E, Q2 होगा आपके पास ZE, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r²। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा mv²/r। एक r से एक r स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाता है, तो यहां से आप r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार बार आता रहेगा, तो मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख रहा हूं एक ही बारी में। तो ये बन जाएगा k, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, k ZE² बाय mv², ये होगी r की वैल्यू, k ZE² बाय mv²। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप ये जानते हैं कि बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहती है। बोहर की क्वांटाइजेशन कहती है कि एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr ये इक्वल होता है nh/2 के। स्टूडेंट्स क्या मैं यहां से r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, ये इक्वल होगी nh/2 mv। अब आप जानते हैं कि गिव इट इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों ही रेडियस है, दोनों ही रेडियाई है, तो कैन आई से कि दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इक्वल होंगी आपस में, यानी कि kZe² बाय mv², ये इक्वल होगा आपके पास, ये इक्वल होगा आपके पास nh/2 mv के। यहां पे स्टूडेंट्स एक v से v की वैल्यू कैंसिल हो जाती है, और यहां से वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो आपके पास यहां पर आ चुका है। तो वेलोसिटी कितनी है, ये है 2 पाई k ZE² बाय NH, ध्यान रखिएगा। सो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन वेलोसिटी की, ये आपको ध्यान रखनी है। और स्टूडेंट्स इसमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि जैसे वेलोसिटी जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तो z के, और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के। तो यहां पर दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो आपको ये कहेंगे कि मान लीजिए, ये तो हम हाइड्रोजन के लिए कह रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 होती है, लेकिन स्टूडेंट्स कंसीडर आपको ये कह दिया कि लिथियम की वेलोसिटी क्या होगी। अगर लिथियम को हम बना देते हैं हाइड्रोजन लाइक एटम, तो लिथियम की वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप जानते हैं कि लिथियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो ज्यादा होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछ सकते हैं कि कंसीडर हाइड्रोजन के ही फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, एक फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, कौन ज्यादा तेजी से मूव कर रहा होगा। तो देखिए वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, यानी कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे ऑर्बिट है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होगा एक ऑर्बिट में, एक एटम में न्यूक्लियस से, उतना ही आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी जब z की वैल्यू फिक्स्ड है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगर ये वेलोसिटी की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करता हूं, तो मैं यहां पर रेडियस की वैल्यू को सब निकाल सकता हूं। देखिए रेडियस की वैल्यू किसके इक्वल थी, रेडियस की वैल्यू इक्वल थी आपके पास kZe², रेडियस की वैल्यू थी kZe² बाय mv² के, mv² के। तो यहां पर मैं v की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा kZe² बाय mv²। चलिए v का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये बन जाता है 2 पाई kZe² बाय nh का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा kZe² n² h², डिनोमिनेटर में आपके पास बन जाएगा m इंटू 4 पाई स्क्वायर k² z² e रेज टू दी पावर 4। तो फाइनली आपके पास रेडियस का एक्सप्रेशन क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, आपके पास ये बन जाता है, देखिए एक k से एक k की वैल्यू कैंसिल हो गई है, एक z से एक z की वैल्यू कैंसिल हो गई है, e² से 2 e कैंसिल हो गए हैं, तो न्यूमरेटर में आपके पास है n² h², डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, ये आपके पास है 4 पाई स्क्वायर kZe² m, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया है। तो ये है आपके पास रेडियस, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है।
स्टूडेंट्स देखिए, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, अगर मैं बात कर रहा हूं मुझे रेडियस कैलकुलेट करनी है फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इन द सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स एन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कहना इसे कि रेडियस आर नॉट, उसमें आर नॉट कह रहा हूं, तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपके पास बचेगा एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम। अब स्टूडेंट्स यहां पर जितनी भी वैल्यूज हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे स्टूडेंट्स एच की वैल्यू आपके पास होती है 6.63 इंटू 10 रेज टू दी पावर -34। ये है आपके पास एच की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर देता हूं डिनोमिनेटर में, 4 पाई यानी कि 3.14 इसका स्क्वायर, के आप जानते हो ये होता है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, ई यानी कि 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 का स्क्वायर, और लास्ट में है आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 किलोग्राम। सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करने के बाद स्टूडेंट्स आर नॉट की वैल्यू आपके पास आ जाती है लगभग 0.53 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर, यानी कि जिस हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा लगभग 0.53 एंगस्ट्रॉम पे, उसकी रेडियस कितनी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अगर मैं स्पीड निकालना चाहता हूं इलेक्ट्रॉन की, तो स्पीड भी तो निकल सकती है, जैसे मैंने वेलोसिटी ऊपर निकाली थी यहां पर इस एक्सप्रेशन में, यहां पर वेलोसिटी कैलकुलेट की थी। इस वेलोसिटी में मैं अगर सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देता हूं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि चलिए मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है यहां पर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये बन जाएगी 2 पाई के, जेड की वैल्यू 1 होगी क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रहा हूं हाइड्रोजन के लिए ई स्क्वायर बाय एन एच, एन की वैल्यू भी 1 होगी स्टूडेंट्स क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रहा हूं हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। तो देखिए सारी वैल्यूज यहां पर सब्सटीट्यूट हो गई है। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, इसे मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर मैं सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देता हूं यहां पर, तो ये किसके इक्वल होगा 2 इंटू 3.14, के की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, ई यानी कि 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 का स्क्वायर बाय एच, एच आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट की अगर कोई वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं 6.63 इंटू 10 रेज टू पावर -34, तो वेलोसिटी आपके पास आ जाती है, चलिए इसे v नॉट से डिनोट कर लेते हैं, ये आ जाती है आपके पास 2.18 इंटू 10 रेज टू दी पावर, आप इसको याद भी रख सकते हैं 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो लगभग इतनी है वेलोसिटी हाइड्रोजन ऑर्बिट की, जो पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, हाइड्रोजन का पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू इतनी है। इसे दूसरी फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं, देखिए कैसे, आप जानते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू इक्वल होती है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच। कोई भी एक्सप्रेशन आ सकता है, यहां पर बहुत सारे एक्सप्रेशन बन सकते हैं, तो मैं सारे एक्सप्रेशन आपके सामने लिख रहा हूं, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाय एन एच। इसे स्टूडेंट्स में ऐसे लिख लूं, देखिए अगर हाइड्रोजन के लिए सिर्फ जी की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, बाकी आपके पास बन जाएगा 2 पाई के ई स्क्वायर बाय एन एच। मैंने यहां पर क्या किया है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, सी से मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई एज वेल एज उसी से डिवाइड कर लेता हूं, तो इसके साथ एच और बाकी एन की वैल्यू को यहां लिख रहा हूं। तो वेलोसिटी आपके पास किसके इक्वल हो जाती है स्टूडेंट्स, ये आपके पास होता है एक कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है ये, अल्फा टाइम्स सी अपॉन एन। ये जो अल्फा है इसे आप फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अगर स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, अल्फा है आपके पास 2 पाई के ई स्क्वायर बाय सी एच, सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लीजिए, 2 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 का स्क्वायर, c is velocity of light 3 into 10 raised to power 8, h is Planck's constant 6.63 into 10 raised to power -34।
सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लेता हूं स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 137। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आती है? अल्फा की वैल्यू आती है 137। इसको स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो वेलोसिटी कितनी आ जाती है? याद रखिएगा, वेलोसिटी आपके पास इक्वल होगी c अपॉन 137n। अब स्टूडेंट्स अगर आप n इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो v नॉट की वैल्यू कितनी आएगी? c अपॉन 137। और इसकी वैल्यू जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो वही आएगी 2.18 इंटू 10⁶। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, वेलोसिटी है इतनी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट का लगभग 137th पार्ट जो होगा वेलोसिटी, वो किसकी होगी? हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की उतनी वेलोसिटी होगी। देन स्टूडेंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो इसके अलावा। वैसे अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, मैंने एक चीज बताई थी वो उसके फेलियर में भी डिस्कस करूंगा मैं। यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो देखिए एक तो आपने पोजीशन बहुत सही बता दी, बिल्कुल एक्यूरेट बता दी, और दूसरा वेलोसिटी भी बहुत एक्यूरेट बता दी है। तो ये एक फेलियर भी है, आपने बहुत एक्यूरेट कर दिया इसको, तो ये एक फेलियर है बोहर का, क्योंकि ये जो बोहर का मॉडल है ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। यहां पर हुआ क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का आपने डिस्टेंस एज वेल एज वेलोसिटी दोनों ही बहुत एक्यूरेटली बता दिए, जो पॉसिबल नहीं है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसमें एनर्जी है। सो लेट अस कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एटम या एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेट अस कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यहां पर एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो तीन तरह की एनर्जीज एसोसिएटेड है। अगर मैं सबसे पहले कैलकुलेट करता हूं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी हाफ mv² के। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैंने पहले लिखा था कि mv² अपॉन r ये इक्वल है आपके पास kze²/r² के। तो यहां से एक r कैंसिल हो जाता है, तो मैं यहां पर mv² की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, जो इक्वल हो जाएगी kze²/r के। इस वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं स्टूडेंट्स यहां पर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की? ये होगी 1/2 kze²/r, यानी कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास फाइनली आ गई है kze²/2r। ध्यान रखिएगा ये काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में भी करवा के आया था। तो ये इक्वल होगा k q1 विच इज E, q2 विच इज इलेक्ट्रॉन माइनस E बाय ZE माइनस E बाय डिस्टेंस, दैट इज r। तो स्टूडेंट्स ये कितनी हो जाएगी? ये आपके पास हो जाएगी माइनस kze²/r। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखिएगा। तो आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स? टोटल एनर्जी इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी कितनी है स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देता हूं kze²/2r। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूं माइनस kze²/2r r। दोनों का एलसीएम ले लेता हूं स्टूडेंट्स, तो काइनेटिक टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? टोटल एनर्जी आपके पास इक्वल होगी माइनस kze²/2r के। तो ध्यान रखिएगा ये है आपके पास टोटल एनर्जी, ये थी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, और ये थी काइनेटिक एनर्जी। चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मैंने यहां पर एनर्जी बनाई है डिस्टेंस के साथ, और एनर्जी जो है वो डिस्टेंस के साथ इस तरीके से है। तीन तरह की एनर्जीज मैंने यहां पर बताई है, 1 and 2। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। आपको यह बताना है कि 1, 2, 3 में से काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, और टोटल एनर्जी कौन सी है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें स्टूडेंट्स। तो देखिए आई होप आपने ट्राई किया होगा क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, केवल काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स पहली जो थी वो काइनेटिक एनर्जी थी, बहुत सिंपल। सेकंड स्टूडेंट्स
ये दोनों पोटेंशियल एनर्जीज है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, दोनों नेगेटिव है। सो एनर्जी यहां पर दोनों ही नेगेटिव है। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, टोटल एनर्जी लेस नेगेटिव है। ये आपके पास है लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव अगर ये होगी कंपेयर टू पोटेंशियल एनर्जी तो ये ऊपर होगी। तो 3 आपके पास है यहां पर स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी, और 2 है आपके पास यहां पर पोटेंशियल एनर्जी। आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया होगा। ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। सो देखिए यहां पर एनर्जी से एनर्जी भी आपने कैलकुलेट कर दी है स्टूडेंट्स बोहर ऑर्बिट से। एक्सप्रेशंस आप ध्यान रखें। नाउ लेट अस कैलकुलेट दी। अब देखिए यहां से जो ना तो आपके पास जे थॉमसन एक्सप्लेन कर पाए थे और ना ही बोहर एक्सप्लेन कर पाए थे, दैट इज स्पेक्ट्रल सीरीज, उसको किस तरीके से कितने ब्यूटीफुली इन्होंने एक्सप्लेन किया है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, चलिए देखते हैं क्या है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एनर्जी जो है ना स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी, अगर मैं nth स्टेट की एनर्जी निकालूं तो nth स्टेट की एनर्जी आपके पास इक्वल होती थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द nth स्टेट प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द nth स्टेट। सो देखिए किसके इक्वल थी, काइनेटिक एनर्जी आपके पास इक्वल थी टोटल एनर्जी। चलिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूं। टोटल एनर्जी डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करके दी गई थी kz e²/2r। स्टूडेंट्स क्या मैं यहां पर r की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देता हूं। आप जानते हैं r की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, r की वैल्यू आपके पास थी n²h²/4π² mkz e² के। इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर सब्सटीट्यूट कर देता हूं स्टूडेंट्स, तो एनर्जी ऑफ द nth स्टेट आपके पास किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी -kz e² 2 टाइम r 2 टाइम n²h² इंटू 4π² mkze²। इन सारी वैल्यूज को अगर मैं स्टूडेंट्स सब्सटीट्यूट कर देता हूं, देखिए 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो एनर्जी nth स्टेट की मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने -2π² mk² z²e⁴, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कोई टर्म छूट ना जाए, बाय n²h²। तो ये आपके पास है एनर्जी ऑफ द nth स्टेट। यह है एनर्जी ऑफ द nth स्टेट, यानी कि टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स। इस एनर्जी को स्टूडेंट्स मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। देखिए कहना इसे कि इस एनर्जी जो nth स्टेट की है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं -2π² mk² z²e⁴ बाय h² इंटू 1/n² को स्टूडेंट्स मैंने अलग कर दिया। अब आप जानते हैं जो मैंने आपको समझाया था यहां पर कि अगर आपके पास ये कंसीडर न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये फर्स्ट एनर्जी स्टेट है और यहां से इलेक्ट्रॉन ने बाहर जाना है, हायर एनर्जी स्टेट में जाना है, ये आपके पास E1 एनर्जी स्टेट है और यहां पर ऊपर E2 एनर्जी स्टेट है कंसीडर। सो अगर इसने बाहर की ओर जाना है तो यहां पर क्या होगा, बाहर पहले फोटोन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि स्टूडेंट्स कैन आई से दैट एनर्जी ऑफ द n2th स्टेट, जो कि ज्यादा एनर्जी है, En2, आप जानते हो En2 माइनस En1, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स h न्यू के। जितनी एनर्जी इसने गेन की है या रेडिएट की है वो इसके इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स En2 में सब्सटीट्यूट कर देता हूं वैल्यू, तो यह बन जाएगा आपके पास -2π² mk² z²e⁴/h², और यहां बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2π² m n2 का स्क्वायर भी आप कर ले, यहां पर n2 का स्क्वायर, यहां बन जाएगा mk² z²e⁴ बाय, ये बन जाएगा आपके पास h² इंटू n1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये इक्वल है h न्यू के। कह रहे इसे h न्यू इक्वल हो गया आपके पास, इस सबको मैं कॉमन ले लेता हूं 2π² mk² z²e⁴, इसको कॉमन ले लेता हूं, डिनोमिनेटर में h² भी कॉमन आ जाएगा,
आगे आपके पास आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। यहां से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेता हूं, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जी स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एच क्यूब। ये बन जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर आप जानते हैं सी सी किसके इक्वल होता है? सी इक्वल होता है न्यू लैम्डा के। तो न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? यहां पर न्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, न्यू की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन लैम्डा के। तो ये सब्सटीट्यूट कर रहा हूं मैं यहां पर, सी अपॉन लैम्डा ये इक्वल होगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जी स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एच क्यूब इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर c को भी मैं दूसरी साइड ले जाता हूं तो फाइनली आपके पास यहां पर लैम्डा की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है, और 1/लैम्डा को हम न्यू बार बोलते हैं, इसे हम कहते हैं वेव नंबर। ध्यान रखिएगा, वेव नंबर, न्यू बार। तो 1/लैम्डा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जी स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 बाय एच क्यूब सी इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर के। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें अभी थोड़ी मॉडिफिकेशन और करूंगा मैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आपको याद रखना है। नाउ स्टूडेंट्स इसमें देखिए एक कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? ये जो 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जी स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 बाय एच क्यूब सी है। ये सारी वैल्यूज अगर आप सब्सटीट्यूट कर दे इसमें, तो इसकी वैल्यू आती है लगभग 1.0973 इंटू 10 रेज टू पावर 7। यूनिट बताएं इसकी स्टूडेंट्स, चलिए ट्राई करिए, यूनिट बताइए इसकी। आई होप आपने यूनिट बताई होगी। तो इसकी यूनिट है मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, ध्यान रखिएगा। इसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स रिडबर्ग्स कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट की ये वैल्यू होती है। अगर इसे मैं लिख लूं स्टूडेंट्स, तो 1/लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये है आपके पास स्टूडेंट्स 1/लैम्डा की वैल्यू। यानी कि यहां से आप वो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन जब ऊपर की ओर गया तो उसने जो फोटोन को गेन किया है, फोटोन की एनर्जी को गेन किया है, तो फोटोन की क्या वेवलेंथ थी, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वो। तो आई होप ये आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूला के बेसिस पे इन्होंने किस तरीके से स्पेक्ट्रल सीरीज को, स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन किया है, चलिए देखते हैं। स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे यहां पर। तो देखिए आप जानते हैं दैट फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास 1/लैम्डा का क्या आया था? यह था रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कंसीडर कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो आता है, देखिए कंसीडर कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो कहां से जंप करता है। मतलब n1 की वैल्यू है आपके पास 1, वो पहले ग्राउंड स्टेट में है, आपने ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है, n1 की वैल्यू 1 है। और इसके लिए स्टूडेंट्स n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से आ रहा है तो या तो n2 की वैल्यू 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी एंड सो ऑन लाइक दिस, इस तरीके से होगी। तो स्टूडेंट्स यानी कि 1/लैम्डा जिसे न्यू बार भी कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी उस वक्त? ये होगी रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और n2 की वैल्यू आप जानते हैं कहां से कहां तक हो। स्टूडेंट्स इस रीजन को सबसे पहले डिस्कवर किया था लाइमन ने, इसीलिए इस सीरीज का नाम होता है लाइमन सीरीज। यहां से आने वाली जितनी भी लाइंस होती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं स्टूडेंट्स, वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के यूवी रीजन में मिलती हैं। कौन से रीजन में?
अल्ट्रावायलेट रीजन में आपको यहां पर देखने को मिलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। सो देखिए, अगर मैं यहां पर बना रहा हूं, ये न्यूक्लियस है और ये है आपके पास n इक्वल टू 1, कंसीडर ये है n इक्वल टू 2, ये है n इक्वल टू 3, 4, 5 एंड 6 एंड सो ऑन, लाइक इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं स्पेक्ट्रल लाइंस लाइमन सीरीज की, तो कहां से कहां को एनर्जी आ रही है? देखिए, आप कहेंगे कि कहीं भी हायर एनर्जी स्टेट से सबसे ग्राउंड एनर्जी स्टेट जो है वहां को इलेक्ट्रॉन आ रहा है, या तो इस तरीके से होगा, या यहां से यहां को होगा, या यहां से यहां को होगा, या फिर यहां से यहां को होगा। तो आप चेक कर सकते हो कि जब एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा है, तो या तो वो उसके ऊपर बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स होंगी स्टूडेंट्स, इसीलिए वो किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से, आपको थोड़ी ना पता है कि कौन सी हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन गया है, तो वहां से जब वो नीचे की ओर आएगा तो आएगा बेस में ही, फिर से n इक्वल टू 1 में आएगा, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी हायर एनर्जी स्टेट से वो आया होगा। तो इसीलिए यहां पर बहुत सारी सीरीज आपके पास पॉसिबल है। जब इसका आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो इसे आप कहेंगे लाइमन सीरीज, और इसीलिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आपके पास यहां जो स्पेक्ट्रम बनता है वो डिस्क्रीट बनता है। यहां पर डिस्क्रीट बोलने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर जो स्पेक्ट्रम बनेगा ना, इसका एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम, उनमें लाइंस जो होंगी वो इसीलिए या तो कोई बहुत नजदीक होंगी या फिर कुछ बहुत दूर होंगी, ये ध्यान रखिएगा। ये है आपके पास लाइमन सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल। अब स्टूडेंट्स, अगर n1 की वैल्यू को हम 2 पुट कर देते हैं, कंसीडर मैं बोल रहा हूं कि n1 की वैल्यू आपके पास है 2, तो n2 की वैल्यू, यानी कि अगर यहां पर सेकेंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को आना है तो कहां से आएगा वो? या तो वो हायर एनर्जी स्टेट में होगा, इससे ज्यादा ही होगी वो वैल्यू, तो 1 अपॉन लैम्डा की उस वक्त कितनी वैल्यू आएगी? ये आएगी आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/4 माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। और ये कौन सी सीरीज में लाई करेगा स्टूडेंट्स? इसे आप कहेंगे बाल्मर सीरीज, इसे आप कहेंगे बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज कौन से स्पेक्ट्रम में लाई करती है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ये जिस रीजन में लाई करती है उसे आप कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल रीजन। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी रीजन में लाई करती है ये? विजिबल रीजन में। स्टूडेंट्स, जब इसको बनाएंगे आप यहां पर, तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं दैट n2 में आ रहा है, यहां पर हायर एनर्जी स्टेट से, किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से यहां पर आना है, लाइक दिस। ये है आपके पास बाल्मर सीरीज, बाल्मर ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास, जब n1 की वैल्यू 3 होगी तो उस वक्त n2 की वैल्यू क्या होगी? n2 की वैल्यू इसकी हायर एनर्जी स्टेट से कहीं पर इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, लाइक दिस। तो वो उस वक्त वेवलेंथ कितनी आएगी? वेवलेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, या वेव नंबर की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स? ये आपके पास आएगी रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, ये कहां पर लाई करेगा उस वक्त? अगर हम बात करें, ये कहां पर लाई करेगा? इसको हम कहेंगे पाश्चन सीरीज, पाश्चन ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये आप इस तरीके से बना सकते हो, लाइक दिस, दिस इज पाश्चन सीरीज। और ये कहां पर लाई करती है स्टूडेंट्स? ये आपके पास लाई करती है इंफ्रारेड में, ध्यान रखिएगा, ये आपके पास लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में। इसके बाद आने वाली सारी इंफ्रारेड में ही लाई करती है। नेक्स्ट आपके पास, अगर n1 की वैल्यू स्टूडेंट्स 4 हो गई, तो n2 की वैल्यू कितनी होगी उस वक्त? ये होगी 5, 6, 7 या इससे हायर स्टेट। तो 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। यानी कि स्टूडेंट्स, और ये कहां पर लाई करेगी? ये भी आपके पास इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करती है, आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके पास इंफ्रारेड रीजन में ही होगी। तो इसको आपको अगर
यहां पर बताना है तो कैसे बताएंगे, इस तरीके से, लाइक दिस। ये आपके पास पाश्चन सीरीज, और लास्ट आपके पास है ब्रैकेट सीरीज। जब आपके पास n1 की वैल्यू जो होती है सॉरी, जब n1 की वैल्यू आपके पास हो जाती है 5, यानी कि n2 की वैल्यू आपके पास होती है 6, 7, 8 और इससे हायर एनर्जी स्टेट के लिए, तो उस वक्त 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है, ये इक्वल होती है न्यू बार विच इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर के। और ये कहां पर लाई करती है, ये आपके पास लाई करती है लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में, लॉन्ग इंफ्रारेड रीजन में, ध्यान रखिएगा। इंफ्रारेड ही हुआ ये भी, और इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस इज ब्रैकेट सीरीज। ये है आपके पास लास्ट ब्रैकेट के अलावा, सॉरी पाश्चन 2 बार हो गया है, इसे ठीक कर लें, सॉरी। चौथा था आपके पास ब्रैकेट, सीरीज, और लास्ट आपके पास है फुंड सीरीज जो डिस्कवर किया था इन्होंने, उन्हीं के नेम पे ये सीरीज है। एक और इसके अलावा होती है, हालांकि उसका नाम अभी तक दिया नहीं गया है और उसको मानते नहीं है वैसे। हम्फ्री सीरीज एक और होती है जिसमें n1 की वैल्यू 6 होती है, बट वो अभी तक बुक्स में दिया नहीं होता तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है अभी। तो दैट्स इट, ये है आपके पास स्पेक्ट्रल लाइंस, इसीलिए स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो आपके पास मिल रही थी। इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए बता देता हूं, देखिए ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। जब स्टूडेंट्स n2 की वैल्यू आपके पास n1 प्लस 1 होती है, उस वक्त स्टूडेंट आप उसे कहते हो H अल्फा लाइन, और इसे आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइन भी कहते हैं। यहां पर होती है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जब n2 की वैल्यू n1 प्लस 1 होती है। जब n2 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास होती है n1 प्लस 2, तो उसे आप कहते हैं H बीटा लाइन। जब n2 की वैल्यू आपके पास इक्वल होती है n1 प्लस 3 के, तो इसे आप कहते हैं H गामा लाइन। और जब स्टूडेंट्स n2 की वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट होती है, उस वक्त आप उसको कहते हैं सीरीज लिमिट, इसे आप कहते हैं सीरीज लिमिट, और ये होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लाइन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लाइन। अब आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी जो होती है न्यू, ये इक्वल होती है c अपॉन लैम्डा के, तो अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब है ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ है। और अगर आपके पास ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो इसका मतलब है ये मिनिमम वेवलेंथ है, ध्यान रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, जो मैंने यहां पर लिखा है, किसको एच अल्फा एच बीटा सीरीज लिमिट क्या है, ये सब कुछ समझ आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाया जाता है, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो अगर देखिए आप एनर्जी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एनर्जी की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स, ये इक्वल थी -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू द पावर 4 बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज अगर मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो देखिए एनर्जी आपके पास कितनी आ जाती है, एनर्जी आपके पास आ जाती है, फर्स्ट स्टेट के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो एनर्जी आपके पास आ जाती है माइनस का 13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखिएगा, बाकी सारे कांस्टेंट्स है, बार बार मैं कांस्टेंट्स को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर चुका हूं, तो आई होप कि आप लोगों को अब वो कांस्टेंट्स की वैल्यू भी याद ही होगी। तो ये इसके इक्वल है। वैसे जो एनर्जी होती है स्टूडेंट्स nth स्टेट की, ये आपको ध्यान रखना है कि -13.6 बाय एन स्क्वायर और जी स्क्वायर होती है, ये ध्यान रखिएगा, जी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। लेकिन हम क्योंकि हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं इसीलिए जी की वैल्यू 1 है। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसके लिए बनाते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, तो एनर्जी लेवल डायग्राम आपके पास कैसे बनता है, जैसे ई एन की जगह आप 1 की वैल्यू पुट करते हो तो माइनस का 13.6 आएगा। अगर आप ई एन की जगह 2 पुट करते हो सेकेंड ऑर्बिट से, सो -13.6 डिवाइडेड बाय 4 ये बन जाता है -3.4।
देन स्टूडेंट्स एनर्जी थर्ड स्टेट की कितनी आएगी, ये है आपके पास n की वैल्यू को 3 पुट कर लीजिए, -13.6 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 1.95 लगभग इतना आ जाएगा, -1.51 के लगभग। फोर्थ एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, -16 से आप डिवाइड कर लीजिए तो ये बन जाएगा माइनस का 13.6 बस, ये बन जाएगा 0. लगभग 85 के करीब या 86 के करीब, जो भी आपको लिखना है 86 सॉरी स्टूडेंट्स। देन इट इज E4 एंड सो लाइक इस तरीके से आप सारी एनर्जीज कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट में स्टूडेंट्स जो आपके पास लास्ट आएगा इनफाइनाइट वाला, तो उसके लिए एनर्जी कितनी होगी, वो 0 होगी। तो जब आप इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हो तो इसको अगर मैं E इक्वल टू 0 लिख रहा हूं और ये आपके पास N इक्वल टू -13.6 वाली एनर्जी है, अगर एनर्जी लेवल डायग्राम है, यहां को मैं एनर्जी बना रहा हूं वाई एक्सिस की ओर, ऊपर की ओर एनर्जी बनाऊंगा लाइक दिस। ये n की वैल्यू 1 है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट n की वैल्यू आपके पास 2 हो गई, देन n की वैल्यू आपके पास 3 हो गई, देन n की वैल्यू आपके पास 4 हो गई, 5 एंड सो ऑन। जब आप इस तरीके से बनाते रहते हो ऊपर की ओर, फाइनली n की वैल्यू आपके पास इनफाइनाइट है। सो एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा, एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा इस तरीके से लाइक दिस। इसे आप कहते हो, जो सबसे पहली सीरीज थी आपके पास लाइक दिस, इसको आप कहते हो लाइमन सीरीज। ये है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज आपको पता था कि यूवी रीजन में लाई करती है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपके पास होगी बाल्मर, लाइक दिस इज बाल्मर। देन एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आपके पास है पाश्चन, देन दिस इज ब्रैकेट, दिस इज फ्रंट सीरीज। ध्यान रखिएगा, दिस इज पाश्चन, दिस इज ब्रैकेट एंड दिस इज फ्रंट सीरीज। और कहां पर लाई करती है ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम, इधर आप माइनस का 3.4 लिखे, देन -1.51 लिखे, माइनस का 0.86 लिखे एंड सो ऑन, लास्ट में आप एनर्जी 0 कर लें। स्टूडेंट्स ऊपर को एनर्जी बढ़ रही है, आई होप आप लोगों को ये पता हो। तो चलिए अब लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आपको कैलकुलेट करने को आ सकता है एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी। तो चलिए एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, एक्साइटेशन एनर्जी क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना है हायर एनर्जी स्टेट के लिए। फॉर एग्जांपल आपने करना है फर्स्ट एनर्जी स्टेट से सेकंड एनर्जी स्टेट के लिए, तो आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, कहना इसे कि उस वक्त एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी E2 माइनस E1। E2 कितना है स्टूडेंट्स, ये है माइनस का 3.4 और E1 कितना था, E1 था माइनस का 13.6। तो जब दोनों को सॉल्व कर लेंगे -3.4 एंड +13.6, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहां पर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड होगी। इसे आप कहते हैं स्टूडेंट्स एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी थी कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एनर्जी स्टेट से सेकंड एनर्जी स्टेट के लिए किया है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स अगर आपने थर्ड एनर्जी स्टेट के लिए किया है, फर्स्ट से सीधा थर्ड पे गया है इलेक्ट्रॉन, तब कितना होगा, थर्ड पे आप जानते हैं ये इक्वल होती है -1.51, माइनस फर्स्ट में आपके पास थी -13.6। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे -1.51 प्लस 13.6, आंसर आपके पास आ जाता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है आपके पास एक्साइटेशन एनर्जी। देन स्टूडेंट्स एक आपके पास आ जाती है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन आप जानते हो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि कितनी एनर्जी मैं अप्लाई करूं ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एटम से ही बाहर आ जाए। तो यानी कि आपको कितनी एनर्जी अप्लाई करनी है, तो आप जानते हो आपको कहां ले जाना है इलेक्ट्रॉन, nth स्टेट में, इनफाइनाइट स्टेट में, यानी कि इनफाइनाइट पे ले जाना है। कहां से, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट से ले जाना है।
सो इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 थी, माइनस ये था माइनस का 13.6, तो यानी कि उस वक्त आपको लगानी पड़ेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल छोड़ के ही बाहर आ जाए, एक्साइट हो जाए, आयनाइज हो जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। इसी के लिए आपके पास एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन पोटेंशियल एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, अगर आपको फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल करना, देखिए इसको आप कह सकते हो कि इट इज एसिलरेटिंग पोटेंशियल। कितना एसिलरेटिंग पोटेंशियल आप अप्लाई करें, इट इज एसिलरेटिंग पोटेंशियल which is given to electron so that it can excite from one orbit to another, from one orbit to another. Just a second, कुछ glitch यहाँ पर आ गया है। फ्रॉम ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। तो कितना होगा स्टूडेंट से, ये आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, आप पोटेंशियल की फॉर्म में आप बात कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, एनर्जी जो प्रोवाइड करेंगे पोटेंशियल की फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे ना स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, तो सेकंड के लिए होता है -3.4, फर्स्ट के लिए आपके पास होता है -13.6, तो आ जाएगा आपके पास 10.2। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स, इस पर वोल्ट होगा सिर्फ V। अगर आपको सेकंड कैलकुलेट करना है तो आप जानते हैं सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल बिल्कुल उसी तरह तरीके से कैलकुलेट करना है, E3 - E1, यानी कि आ जाएगा आपके पास 12.09 वोल्ट। इसी में डिफाइन होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। कितनी वोल्टेज अप्लाई करूं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी वोल्टेज अप्लाई करूं ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से बाहर ही आ जाए, आयनाइज हो जाए। तो ये आपके पास होगा 0 माइनस का 13.6, यानी कि आपको उस वक्त अप्लाई करना पड़ेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन, नॉट इलेक्ट्रॉन, 13.6 वोल्ट। इतना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, 13.6 वोल्ट। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब लास्ट में जिस तरीके से आप जानते हैं कि सभी मॉडल्स की कुछ लिमिटेशंस थी, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। जल्दी से ये लिमिटेशंस डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या लिमिटेशंस थी स्टूडेंट्स? पहली बात, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही केवल बोहर का मॉडल एप्लीकेबल होता है। बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी कि जिनके वैलेंस शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, एक चीज और है यहां पर लिमिटेशन में, क्या प्रॉब्लम है? सर्कुलर ही क्यों होते हैं ऑर्बिट्स? क्यों आपके पास रेक्टेंगुलर नहीं है, या क्यों आपके पास स्क्वायर नहीं है? ऐसा क्यों है कि सर्कुलर ही है ऑर्बिट्स? ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर। देन स्टूडेंट्स, अगर आप इन ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनी है, अगर स्टूडेंट्स इनको आप रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, कंसीडर आप इनको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फर्दर ब्रेक हो जाती है। जो एक लाइन होती है और ज्यादा लाइंस में टूट जाती है। या मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तब भी आपके पास ऐसा ही होता है, एक सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है फर्दर टूट जाती है बहुत सारी लाइंस में। इस इफेक्ट को कहते हैं स्टूडेंट्स ज़ीमान इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन ईयर्स में ये पढ़ा होगा, एंड इसे आप कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट, तो यानी कि ज़ीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्यों होता है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। देन स्टूडेंट्स, बोहर की जो थ्योरी है आपके पास, इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि हाइजेनबर्ग ने कहा था कि वेलोसिटी और पोजीशन पार्टिकल की, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एक ही टाइम पे आप नहीं बता सकते हैं एक्यूरेटली,
लेकिन आप क्लियरली चेक कर सकते हैं, यहां पर हमने वेलोसिटी भी कैलकुलेट की विच वाज 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, और उसकी रेडियस भी कैलकुलेट की, डिस्टेंस भी कैलकुलेट किया 0.53 एंगस्ट्रॉम। सो इसलिए इतनी सारी लिमिटेशंस होने के बाद ये थ्योरी जो है वो इसकी ये लिमिटेशंस थी। हालांकि बहुत कुछ यहां पर बोहर ने एक एटम के बारे में बता दिया था। तो ये था स्टूडेंट्स आपका सिलेबस जो आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊंगा न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में भी 2 या 3 टॉपिक्स में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।